औरों की भीड़ में खुद को खोकर अपने मैं को तलाशना, बस यही इम्पोर्टेंट है वहाँ। जो एक लेमन है, जो जनरल पब्लिक है, वो ये मान के चलती है कि हमने अगर लॉयर को काम दिया है तो वो काम कंप्लीट होगा, डजेंट मैटर कैसे होगा। आज भी हम ये देखें तो गांव में आज भी वही कानून चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कानून क्या है। ये दोनों पार्टीज जैन है और जैन विधि जो है और जैन कानून जो है वो अलग है, और ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इसलिए इन लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा कि इन सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के बारे में जानने का स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको अगर पता हो तो इनके छोटे छोटे स्कूल से मदरसे में मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है, जैनिज्म में जैन को स्कूल्स लगते हैं, वहाँ पर उनका लॉ पढ़ाते हैं। ऐसा वो उनका लॉ नहीं है, वो उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में दी जाने वाली शिक्षा की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक तो अगर हम लेडी एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं तो लेडी एम्प्लॉयज़ को आप 11 बजे के बाद में अगर आप रखते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है, दे आर अलाउड। तो एम्प्लॉयज़ को आप, किसी भी एम्प्लॉय को आप इस बात के लिए हैरेस नहीं कर सकती वो ऐसा कर रहा है तो तू ऐसा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लीगल दोस्त, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए लीगल एक्सपर्ट्स की वैल्यूएबल इंसाइट्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी लीगल एक्सपर्ट जिन्हें ना सिर्फ 21 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, बल्कि वो अपने हर केस को पूरे प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन के साथ हैंडल करती हैं। इंदौर शहर की जानी मानी लॉयर, कानूनी दुनिया में इनका एक्सपीरियंस इन्हें एक अलग ही पहचान दिलाता है। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं एडवोकेट वर्षा गुप्ता जी का। मैम, थैंक यू सो मच, आज आप टाइम निकाल के हमारे एपिसोड में आए लीगल दोस्त के चैनल शो पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने लॉ फील्ड को ही एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? क्या आपको किसी ने इंस्पायर किया था आपके अर्ली एज में? मैं शुरू से डिबेटर रही, स्कूल टाइम से मैंने नेशनल स्तर डिबेट किया, तो मुझे ना डिबेट करना तो मेरी आदत में था। और दूसरी चीज़, मैं निष्पक्ष थी, मुझे ना कानून के बारे में, मुझे कोई ऐसा चीट करता या कुछ भी बोलता था तो मेरी लॉ में कहाँ लिखा है, ये ऐसा कहाँ है, तो वो मुझे क्यूरियोसिटी थी, और वो क्यूरियोसिटी कंप्लीट करने के लिए लॉ का प्रोफेशन। और मैं शुरू से दबंग थी, तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वहाँ जाके कैसे बोला जाएगा। तो मैम, एज अ लॉयर आपके हिसाब से 3 सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं? एज अ लेडी लॉयर बताऊँ या लॉयर बताऊँ? दोनों। अगर हम एज अ लॉयर बात करें तो अगर आपकी फील्ड में कोई आपका एंसेस्टर नहीं है, आपकी पूरी पीढ़ी में कोई नहीं लॉयर है, तो एज अ न्यू कमर आपको एक केस को भी डील करना या हाथ में लेना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ आप हैं वहाँ पर आपको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, कोई इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं करता। और लॉ एक ऐसा फील्ड है जहाँ जो एक लेमन है, जो जनरल पब्लिक है, वो ये मान के चलती है कि हमने अगर लॉयर को काम दिया है तो वो काम कंप्लीट होगा, डजेंट मैटर कैसे होगा। अगर वो आपके सामने, जैसे आपको पता है कि डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो वो तो ये आया ही इसीलिए है कि उसने गलती की है। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको रिजॉल्व करके दोगे। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो सामने वाले को दिखे, और वो कॉन्फिडेंस मेकअप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले अपने आप की ख्याति बनानी होती है, और अगर आप न्यू कमर हो तो उसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। ओके। दूसरी चीज़, अगर हम देखें तो हम कहते हैं ना कि लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स, तो हमारे यहाँ का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ब्रिटिश लॉ के बेस पे बना हुआ है, और हमारे यहाँ पर ना कानून जहाँ एक तरफ हमें सज़ा देता है, भाई कोई ना कोई रास्ता उससे बाहर निकलने का देता है, तो आपको अपने पॉइंट से ज़्यादा सामने वाले के पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। हम तो ये कह रहे हैं लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है, लेकिन सामने वाला भी तो ये कहेगा कि लॉ से बाईपास होने का रास्ता क्या है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो तो आपको बता ही दिया है। और आपने मुझे बोला कि 3 चीज़ें बतानी है, तो तीसरा जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है लॉ फील्ड में खुद का करियर बनाने में, वो ये लगता है कि औरों की भीड़ में खुद को खोकर अपने मैं को तलाशना, बस यही इम्पॉर्टेंट है वहाँ। तो वो जो औरों की भीड़ है, वहाँ हमारे जैसे इंदौर की बात करें या कहीं की भी बात करें, वर्क फोर सुप्रीम कोर्ट, आपकी अपनी एक पहचान क्रिएट करना, जनरेट करना आपके ऊपर है।
और वो जो पहचान होती है वो आपको कोई केस नहीं दिलाता कि ये केस में ऐसा हुआ, या कोई एक बहुत रिनाउंड केस होगा तो ही आपका नाम होगा। आप ही का कोई ऐसा केस होगा जो रिनाउंड केस बन जाएगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो आज आपको एक और केस का डिस्कशन दूंगी मैं। हाँ मैम, जैसे अभी आपने कहा कि हमारा कानून आज भी वही है जो ब्रिटिश के टाइम पे था, तो क्या आने वाले टाइम में इसे बदलते हुए देखेंगे? देखिए, संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, 46-48 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो अमेंडमेंट हो सकते हैं। संविधान को पूरा बदल देना इज़ नॉट पॉसिबल, पहली चीज़। और संविधान, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम बात करते सिर्फ मेट्रोज़ में बने हुए कानून की। आज भी हम ये देखें तो गांव में आज भी वही कानून चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कानून क्या है, उसको अपने राइट्स ही नहीं पता। सॉरी टू से, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे अपने सारे फंडामेंटल राइट्स बताओ तो आपको भी नहीं बताओगे, क्योंकि आपने इतना पढ़ा ही नहीं है। तो जनरल पब्लिक की जहाँ तक हम बात करें तो वहाँ पर जो कानून बना हुआ है उसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत तो बात की बात है। पहले लोग समझे तो कि है क्या। क्या आपको लगता है आम जनता के मन में एक डर है लॉयर्स को लेके? हाँ बिल्कुल है। आम जनता के मन में आज की डेट की अगर हम बात करें तो कानून के रखवाले कम है और डराने वाले ज़्यादा है। आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये आपका माइंड जो मेकअप करते हैं उनके लिए। बाकी आजकल जो यूथ है, आजकल जो हमारा मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, जैसे आपका एक एग्जाम्पल लीगल दोस्त है, तो ऐसे कई सारे यूट्यूब वीडियोज़, और इससे ना व्यक्ति अपना ज्ञान लेके आता है। मेरे पास में अगर क्लाइंट आएगा तो वो अपनी सारी एक्सरसाइज करके आता है, और जब एक्सरसाइज करके आया है, सारा कुछ सुन के आया है, फिर बचा कहाँ। तो आज वैसे नहीं है। वो सिर्फ गांव के कुछ लोग हैं, आजकल तो गांव वाले को भी पता होता है कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये दिया है और प्रधानमंत्री ने ये किया है। तो ये तो गलत है कि कोई डर के आता है, कोई डर के नहीं आता। आजकल सब तैयारी करके आता है। मतलब पहले के टाइम पे होता था कि हाँ, आजकल कोई डर के नहीं आता, आजकल दबंगता से आता है। मैंने पहले भी कहा कि उसे ये पता होता है कि उसने क्या गलत किया और सबसे पहले वो बता के आता है कि ये मैं कर चुका हूँ, अब बताओ इससे निकलने का तरीका क्या है, और आप मेरे को सेव कर दो। यस, अब आप बचा लो, हमने तो ये कर दिया, ये हमसे हो गया। जितना कर सकते थे हमने कर लिया। यस, वो जितना तोड़ मरोड़ कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है वो बताओ आप। मैम, हाल ही में इंदौर फैमिली कोर्ट ने जैन कम्युनिटी को हिंदू ना मानते हुए एक आदेश पारित किया है जी। प्लीज़ उसके बारे में कुछ बताइए। वो आदेश मेरे ही केस में फाइल हुआ था और पारित हुआ है। हमने एक केस फाइल किया था जिसमें दोनों जो पार्टीज़ थी, शिखा वर्सेस नितेश के नाम से, इनका 13B का डिवोर्स फाइल हुआ था। 13B डिवोर्स का मतलब होता है म्यूचुअल कंसेंट पर डिवोर्स लेना, जब दोनों पार्टीज रेडी होती हैं। ये केस फाइल हुआ था जून 2024 में। हमारा जो डिवोर्स का सिस्टम है वो 6 महीने के अंदर डिवोर्स परिपक्व हो जाता है और फिर डिवोर्स पारित किया जाता है। जब हम लोग डेट पर पहुँचे तो उनका ये कहना था, साहब का, फैमिली कोर्ट इंदौर में, कि ये दोनों पार्टीज़ जैन हैं और जैन विधि जो है और जैन कानून जो है वो अलग है, और ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं 2015 के एक नोटिफिकेशन के बाद से, तो इसलिए इन लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। ओके। इसके बाद से खड़कम समझ गया। हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर सब तरह की अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। अगर हर एक कम्युनिटी अपना एक लॉ बना लेगी तो फिर कानून का क्या होगा, संविधान का क्या होगा। हम माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो माइनॉरिटीज़ को बेनिफिट देने की बात कही है। माइनॉरिटीज़ पर सारे लागू नहीं होंगे कानून, ऐसा कहाँ लिखा है? आपके पास में मुझे संविधान की किताब दिख रही है। संविधान को अगर 29 और 30 आर्टिकल को पढ़ा जाए तो उसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स के बारे में लिखा है। माइनॉरिटीज़ को ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक को ये कहा गया है कि इनका जितना भी ग्रुप है, जो जो लोगों को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा है, उसमें मुस्लिम्स भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें बुद्ध भी आता है, उसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं। तो ये कौन सा वाला तबका है ये हम डिसाइड नहीं कर रहे। हम एक धर्म की बात कर रहे हैं कि ये सब धर्म को मानने और जानने वाले, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। लेकिन क्या माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करें तो राइट्स में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इतनी फ्रीनेस दी हुई है कि अगर इनका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होगा तो नेशनल कमीशन इसके लिए काम करेगा।
दूसरा, इनके एजुकेशन के राइट्स के बारे में कहा गया है कि इन सभी धर्मों को अपने अपने धर्म के बारे में जानने का स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको अगर पता हो तो इनके छोटे छोटे स्कूल से मदरसे में मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है, जैनिज्म में जैन को स्कूल्स लगते हैं, वहाँ पर उनका लॉ पढ़ाते हैं। ऐसा वो उनका लॉ नहीं है, वो उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में दी जाने वाली शिक्षा की बात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपने कभी सुना है कि सिख लॉ बना है? नहीं। मुस्लिम लॉ को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन लॉ को छोड़ दीजिए, तो वो तो वैसे भी हिंदू लॉ में नहीं आता। लेकिन क्या कभी जैन लॉ बना है? कभी बुद्ध लॉ बना है? सिख लॉ बना है? जब ऐसा कोई लॉ नहीं बना तो ये क्या ऐसे ही घूमेंगे? इनके ऊपर कोई भी एक कानून नहीं होगा जो इनको अपने हिसाब से चलाए, नहीं तो ये तो अपना अपना कानून बनाकर सब अपने अपने दृष्टिकोण से काम करने लगेंगे। तो ये जो आदेश था वो किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं था, और इस तरह से आप किसी को उसके अधिकारों से वंचित ही नहीं कर सकते। आप क्या उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। इवन तो दे आर माइनॉरिटीज, इवन तो दे आर हैविंग अ स्पेशल कैटेगरी, आप नहीं कर सकते। तो मैम इस आदेश में क्या बताया गया है? इस आदेश का मतलब सिर्फ इतना था, इन्होंने इतना डिटेल में आदेश पारित हुआ है जिसमें उनका ये कहना है कि हिंदू विधि के अनुसार ये शादी ही नहीं होती है जैन विधि में, जबकि ऐसा नहीं है। जैन विधि और हिंदू विधि को अगर हम देखें तो जैन कानून तो बना नहीं, लेकिन जैनों का जो सिस्टम है, कस्टम है, उसमें सप्तवेदी है, फेरे होते हैं, उसके बाद उनके इसमें कन्यादान होता है, उनके इसमें एंगेजमेंट होती है, उनके इसमें पानी ग्रहण संस्कार भी होता है, हाथ में हाथ लेकर के, वो जो हमारे यहाँ पर होता है। तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें जो विवाह का सिस्टम है, जो विवाह में लिखा है पानी ग्रहण संस्कार, कन्यादान और वगैरह, वो सब इसमें भी होता है। साहब का ये कहना है, उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किया उसमें उनका ये कहना है कि ये जैन विधि कानून से की हुई शादी है, इसलिए हिंदू विवाह नहीं लगता, हिंदू विधि अधिनियम नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हिंदू के सारे ही उन्होंने नियमों को इसमें दरकिनार कर दिया। उनका कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम नहीं लगता तो इसका मतलब फिर हिंदू दत्तक अधिनियम भी नहीं लगेगा, इसका मतलब आपका उत्तराधिकार अधिनियम भी नहीं लगेगा, इसका मतलब आपका मेंटेनेंस का राइट भी नहीं लगेगा। इनका कहना है कि जैसे बाकी के अपने अपने लॉ हैं, अपने अपने कस्टम हैं, वैसे आप भी हिंदू लॉ के धारा 7 में अपना डिक्रीशन लेकर जाएं और वहाँ पर अपना ये पारित कराएं ऑर्डर। तो हमारा ये कहना है कि जब मुस्लिम लॉ है जिसको हिंदू लॉ नहीं लगता, उसको ये अल्टीमेट रेमेडी है। लेकिन हम जब अगर हम बात कर रहे हैं, जब हम हिंदू विवाह अधिनियम की बात कर रहे हैं और ये जितने एक्ट्स का मैंने आपके सामने नाम लिया उसके सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसमें कौन कौन शामिल है, और उसमें साफ शब्दों में लिखा है जैन, सिख एंड बौद्ध ये शामिल है। जब लॉ आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करता तो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की सोच कैसे पूरे के पूरे समाज को बदलेगी। हम प्रेसिडेंट वहाँ कायम करें जहाँ हमें कहीं लॉ में दिया हो। और एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें कि माइनॉरिटी के राइट्स आ गए या माइनॉरिटी डिसाइड कर दिया जैन समाज को, तो 2015 से कर दिया, आज हम 2025 में बैठे हैं। पता नहीं कितने आदेश पारित हो गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि आपके जितने भी डिवोर्स केसेस हैं वो डिसाइड हो गए, मेंटेनेंस डिसाइड हो गए, और जितने भी हिंदू लॉ से रिलेटेड केसेस हैं वो डिसाइड हो गए। तो उसके बाद क्या सारे केसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा, या जिनकी शादी हुई है वो खारिज होगी, या जिनका विवाह विच्छेद हुआ है वो खारिज होगा? इस आदेश के बाद क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा कोलैप्स क्रिएट हो गया है सिर्फ एक ही आदेश से, जिसमें आपने एक अलग कम्युनिटी जनरेट कर दी जिसका कोई लॉ नहीं बना, तो वो ऐसे ही घूमे, तो उनका एग्जिस्टेंस ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। तो इस आदेश के बाद में आप आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं? हमने जिस दिन ये आदेश पारित हुआ 8 फरवरी को, उसके तुरंत बाद हमने इसके आदेश के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी है, और जो अपील है उसको प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में सुना भी जाएगा। और ये अपील इस ग्राउंड पर ही थी कि जब ऐसा कोई जैन लॉ नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना है, तो आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके लाभ लेने से। और दूसरी चीज़, जब आपके हिसाब से दिए गए सारे किसी भी व्यक्ति विशेष के पर्टिकुलर की थॉट को आप जनरल पब्लिक के ऊपर नहीं बढ़ सकते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
और ऐसा नहीं है कि मेरे अकेले का ही एक आदेश खारिज हुआ, ये केस खारिज हुआ है और ये आदेश पारित हुआ। सेम आदेश उन्होंने 25 पिटीशंस में पारित किया है। 25 ऐसे लोग जो जैन कम्युनिटी के थे, उनसे रिलेटेड उन्होंने आदेश पारित किया है कि दे आर नॉट द जैन, दे आर नॉट द हिंदूज, सो ये केस उन पर लागू नहीं होता, ये एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए इनकी सुनवाई यहाँ नहीं की जाएगी। तो मैम आपको क्या लगता है कि आप इस केस में आगे कैसे जीतेंगे? नहीं, मेरे पास सारे पॉइंट्स हैं, सारे एक्ट्स हैं जो सब मैंने वहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, और नो डाउट हमने जैन लॉ की जिनवाणी जो होती है इनकी, वो भी हमने पढ़ी और उनके भी सारे हमने ग्रंथ पढ़े, और इतने दिन से हम सब उसी की एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। इवन आपके यहाँ आने के जस्ट पहले भी हम लोग वही कर रहे थे। तो हमने पूरा का पूरा कंपाइलेशन फाइल किया है, जिसमें उनके यहाँ से चंपक लाल जी जो थे जैन साहब, जो बैरिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कई सालों पहले, मतलब डिकेड्स पहले ये लिख दिया था कि जैन लॉ नहीं बना, उसको कहीं पर भी कानून का दर्जा नहीं दिया है। ये जो भी कस्टम्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि विवाह का नियम क्या है, कैसे होता है, और वो और हमारे हिंदू कम्युनिटी का विवाह सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि हम पर, मतलब जैन कम्युनिटी पर, आपके हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू लॉ के सारे नियम लगेंगे। जब उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, जैन कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, तो हम और आप उसको डिस्क्रिमिनेट करने वाले होते कौन? और सबसे इम्पोर्टेंट, संविधान में कहीं पर भी इन माइनॉरिटीज़ को अपने लॉ को अडॉप्ट करने की कोई बात ही नहीं की, तो हम है ही नहीं उसमें। मैम मोस्टली डाइवोर्स केसेस में हस्बैंड और वाइफ के लीगल राइट्स क्या होते हैं? डिवोर्स केसेस में लीगल राइट्स वाइफ को ज़्यादा हैं, हस्बैंड्स को कम है। पहले तो लीगल राइट्स की अगर हम बात करें तो जो मेंटेनेंस का राइट है वो प्योरली हस्बैंड के वाइफ की तरफ है। हाँ, लेकिन जो आज की कंडीशन की अगर हम बात करें, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में हैं, अगर लेडी अर्निंग है तो उसको राइट नहीं है मेंटेनेंस लेने का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हस्बैंड लाखों कमा रहे हैं और वाइफ हज़ारों कमा रही है तो उसको कुछ ना मिलेगा, उसको उस स्टैंडर्ड तक का बेनिफिट मिलेगा जिस स्टैंडर्ड में हस्बैंड उसको रख रहा था। ठीक है, ऐसे ही बच्चों के राइट्स हैं और उसकी प्रॉपर्टी पे राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि जहाँ पर मैं एक तरफा बात नहीं करूँगी आपसे, हस्बैंड्स की तरफ से भी आपसे बात करूँ, तो हस्बैंड्स के भी इसमें ये राइट सिक्योर्ड हैं कि अगर वाइफ विलफुली आपके साथ में नहीं रहना चाह रही है, आपके पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना चाह रही है, या आपको पुश कर रही है टू लेट इट बी फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो इस तरह की जब राइट चीज़ें होती हैं तो आपके केसेस को आप प्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में और कोर्ट आपकी बात सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है कि विलफुली अगर आप नहीं रहना चाह रहे हो तो फिर आपको तो मेंटेनेंस का अधिकार भी नहीं, ये चीज़ है। या आपने ऐसा उसको भ्रामक रूप से कहीं ना कहीं पर, जैसे आजकल वेरी सिंपल कुछ भी होता है तो डॉरी का मैटर बन जाता है, 498 लग जाती है एंड ऑल, तो उससे भी बाहर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस दिए हैं, जिसमें सबसे पहला अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका 7 साल से सज़ा याफ्ता होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, सज़ा याफ्ता यानी कोई ना कोई सज़ा आपको हुई है, कोई कानूनी, तो आपको एकदम से मर्डरर नहीं बना देते, है ना। डोमेस्टिक वायलेंस को प्रूव करना, आप एक ही शेल्टर में रह रहे हो तो आपके ब्रदर सिस्टर और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो उस शेल्टर में रह रहे हैं, सिर्फ उतने तक ही ये राइट सीमित है, या डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जा सकती है। अगर आप ये कहें कि वो उस गांव में रहता है, वो इतनी दूर रहता है, वो 50 किलोमीटर दूर बहन रहती है, तो उनको सबको, जीजा को, उनको सबको हम बना देते हैं। यूजुअली यही होता है, गर्ल्स आर डूइंग लाइक दिस। तो कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि जो सेम शेल्टर में रहते हैं, सेम प्लेस में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को हम डोमेस्टिक वायलेंस में पार्टी बना सकते, अदरवाइज़ नहीं बना सकते। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, भ्रामकता ज़्यादा, नियम अलग हैं और कोर्ट थोड़ा सा और अलग है, तो हमें इन सब चीज़ों का समावेश साथ में करना चाहिए। जब भी मैं आपको तो पब्लिक इक्लार्ज की बात करूं, क्योंकि हम पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, तो हमें ना थोड़ा सा अपने कानून को और अपने अधिकारों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और अंधी दौड़ में शामिल मत होइए। नहीं तो हम भी ये कह दें कि ठीक है, जैन कानून में और तो और जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जिस नियम की हम बात कर रहे हैं, आदेश की हम बात कर रहे हैं, तो उस आदेश में तो कोर्ट ने खुद ही लिख दिया है कि आप हिंदू विधि के अनुसार सेक्शन 7 में चले जाओ। तो अगर हम जनरल सी बात करें तो हमें तो सेक्शन 7 में चले जाना चाहिए, डिवोर्स तो हो ही जाएगा। पर हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है
कि हम ऐसी किसी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लें जो हमारी नीति नियम के बाहर हो, जो हमारी पूरी की पूरी जो न्याय प्रणाली है उसको पूरा चरमरा के रख दिया इस एक डिसीज़न ने। इसका मतलब सब अपना 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 धर्म का अपना अपना एक नया नया कानून बनाए और उस कानून को सब लोग इम्प्लीमेंट करें और वो जैसे चाहें वैसे उसके साथ जिए। माइनॉरिटी होने के लिए उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, माइनॉरिटी को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता या उनके ऊपर कोई दूसरा कानून नहीं लगेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के कानून बनाया जाए और उसी के लिए हम इतनी बड़ी केस को लगाए हैं और कहीं ना कहीं इसमें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, ये तय है। तो अगर ये केस आप हार गए, मतलब अगर जो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं हुआ, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, हम तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं अभी से कह देती हूँ, इस चीज़ का डिक्लेरेशन है मेरा, आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। और ये चीज़ें समझना बहुत आसान नहीं है। ये अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप ये सोचिए आपका हड़कंप मच जाएगा। जैन कम्युनिटी कहाँ जाएगी? और जब जैन का हुआ तो माइनॉरिटी के राइट्स में आप सिख को ले आओगे अगली बार, 2 सिखों का कोई मैटर हुआ तो उसमें भी आप यही बात बोलोगे कि उस केस में ऐसा हुआ था इसलिए इस केस को भी ऐसा ही चलाया जाए। तो इज इट पॉसिबल? फिर हम बोलेंगे कि अब सिख भी हो गए, जैन भी हो गए, अब बौद्ध धर्मी आ जाओ, तो फिर उनके लिए बनाए कानून। एक अलग केओस तो सबके अलग अलग कानून बनेंगे तो कॉमन शेल्टर तो बचेगा ही नहीं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अलग अलग लोग कॉमन शेल्टर में आके संविधान से जुड़े हुए हैं, तो संविधान आपको कहाँ कहता है कि माइनॉरिटीज़ के राइट को किल कर दो या इनके लिए कोई एक अलग लॉ बन जाएगा? नहीं, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि आप अपने धर्म के बारे में ज्ञान लेने को स्वतंत्र है, उसको पढ़ने को स्वतंत्र है, और दूसरी चीज़ ये लिखी है कि अगर आपको कोई माइनॉरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो आप ले सकते हैं। बस ये 2 ही चीज़ें लिखी हैं संविधान में, तो नया आप क्या लेकर आएंगे, है ना? मैम, अगर किसी को फैमिली डिस्प्यूट की वजह से हरासमेंट झेलना पड़ रहा है तो वो क्या एक्शन ले सकता है? हैरेसमेंट इन वॉट वे? बहुत सारे अलग अलग इसमें आयाम हैं। अगर हम बात करें कि हम सिर्फ हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पहले तो यहाँ से शुरू करो। हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, पता था मुझे। हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हस्बैंड की हैरेसमेंट का रीज़न सिर्फ वाइफ नहीं है, वाइफ के रिश्तेदार ज़्यादा है, वाइफ की फैमिलीज ज़्यादा है ना, जो उनको पिन करती हैं और उसके बाद में बंडल क्रिएट होता है। तो इसके लिए उसको सबसे अच्छा तरीका, अगर मान लीजिए कि वाइफ का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हमको पता चला है और उसके बाद में हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हम उससे छुटकारा ले लें, तो एक चीज़ और समझा दूँ, एडल्ट्री इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स का ग्राउंड ही नहीं है एडल्ट्री। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है या हमको पता चलता है या हम नहीं चाहते अब उसके साथ में रहना या कुछ भी करना, तो हमें सबसे पहले प्रोटेक्शन लगाना चाहिए आपके संबंधित थाने पर। बिना इंटीमेशन के जाकर के संबंधित थाने को ये बोलें कि ये मेरे यहाँ पर लड़की रह रही है, मेरी वाइफ है, मुझे आशंका है कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। और आपकी मदर, फादर, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक आवेदन दें कि घर में कुछ भी होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। बैठ कर के बात करें फैमिली के साथ में। अगर बात नहीं हो रही है, बात नहीं जम रही है और हरेसमेंट बढ़ते ही जा रहा है, तो बेटर टू लीव इट, उसको छोड़े, उनको बाहर करें। और आपका जो भी महिला आयोग है वहाँ पर वो जाएगी, डेफिनेटली जाएगी वहाँ पे उसकी तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आपने पहले से इंटीमेशन दे दिया और आपका वो इंटीमेशन बहुत बड़ा काम करता है। इन केस खुदा न खास्ता अगर आपको पुलिस अंदर भी कर देती है तो भी वो आपका इंटीमेशन लेटर से आपकी बेल इजीली हो जाएगी। अगर आपको 498A में भी फंसाया गया है तो आई एम यूजिंग द वर्ड फंसाया गया है तो, है ना, क्योंकि 7 साल बाद, 15 साल बाद कोई किसी से डिवोर्स मांगता नहीं है और डिवोर्स के ग्राउंड पे जो आपके पिटिशन्स बनाती हैं महिलाएं और इनके जो भी सबऑर्डिनेट्स बनवाते हैं वो ये प्रॉब्लम तो देती है ना। और फिर आपकी जो और एक गलती और हमको और टेंशन रहती है कि मेरे ऑफिस को पता चल जाएगा, एक लेटर हम ऑफिस में इशू करवा देंगे, हमारे स्टाफ को पता चलेगा, हमारे सीनियर हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि इस तरह की किसी कंप्लेंट के कारण आपको आपकी जॉब से हाथ धोना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है कि जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता कि आपने ऐसा किया है, क्रिमिनल कंटेंट्स इसमें नहीं आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप सेफ हो।
और मोस्टली डाइवोर्स केसेस में जब चाइल्ड भी इन्वॉल्व होता है तो कोर्ट किन ग्राउंड पॉइंट्स के बेसिस पे मोस्टली ये डिसीजन लेती है कि चाइल्ड कस्टडी किसे मिलेगी? देखिए, अगर हम चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो चाइल्ड कस्टडी यूजुअली आपके यहाँ पर जो सिस्टम है वो उसी को मिलती है जो उसको कैपेबल है पालने के लिए। अगर हस्बैंड की बात करें तो हस्बैंड को चाइल्ड कस्टडी यूजुअली नहीं दी जाती क्योंकि माता ही उसका पालन पोषण करेगी। लेकिन अगर वाइफ भी वर्किंग है तो दोनों मिलकर करेंगे। तो चाइल्ड कस्टडी का एक पार्ट ये हो सकता है कि वाइफ दिन भर बच्चे को छोड़कर जा रही है और हस्बैंड इज़ मोर कैपेबल कि आपकी फैमिली है वो है और वो मैनेज कर सकता है, तो कोर्ट उस पर ध्यान दे सकती है। लेकिन अगर बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो 7 साल से बड़ी बच्ची को डायरेक्टली कोर्ट अलाउ नहीं करती है हस्बैंड को देने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जेन्युइनेशन है। और उसके बाद में 18 साल के बाद वो खुद डिसाइड कर सकती है कि वो कहाँ जाना चाहती है, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, मतलब फादर के साथ या मदर के साथ। हाँ, लेकिन कोर्ट जो डिसाइड करता है वो यूजुअली माता को ही अधिकार देता है। लेकिन अगर वाइफ के पास में पैसा ही नहीं है या एफर्ट ही नहीं है कि वो बच्चे को कैरी करे, या वाइफ मेंटल है या कुछ भी ऐसा रीज़न है जिससे वो वाइफ कैपेबल नहीं है या फिज़िकली इनफिट है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट अलाउ करता है कि वो जो कस्टडी है वो हस्बैंड को दी जाए। ऐसा। मैम, एज अ लॉयर आपके लिए अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग रहता है? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। स्पेशली एज अ फीमेल लॉयर। एज अ फीमेल लॉयर, एज अ सिंगल पेरेंट, मेरे 2 बच्चे हैं और घर की जिम्मेदारियां और ये बहुत ये है, लेकिन मैनेज हो जाता है। बच्चों को भी आदत हो जाती है तो हो जाता है। बट ये है कि मैंने एक टाइमिंग बांध के रखा हुआ है। आई डू नॉट वर्क आफ्टर 7 o'clock, आई हैव टू रीच होम बाय 7 o'clock, तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कर लेते हैं। तो आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम ही नहीं मिलता। बट हाँ, मुझे ना पोइट्री का बहुत शौक़ है शुरू से। आई एम अ पोएट, और आफ्टर पासिंग अवे ऑफ माई हस्बैंड उसके बाद से मैंने लिखना बिल्कुल मतलब ना के बराबर कर दिया, छोड़ ही दिया। बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, मुझे अब सुनना अच्छा लगता है। मैं लिखती नहीं हूँ, मुझे नए शब्दकोश को जानना, वो कैप को सुनना अच्छा लगता है। आपने अगर इतनी देर में मुझे सुना होगा तो मेरे वर्ड्स को भी आपने देखा होगा, तो मुझे ना शुरू से अच्छा लगता है। मतलब मुझे अपने ड्राफ्टिंग में भी ऐसा सिंपल ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं लगती, आई हैव टू इंक्लूड न्यू वर्ड्स इन इट, बस मुझे वो सब अच्छा लगता है। और मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, वो है। मैं अपने बच्चों को लेके आराम से 2 दिन 3 दिन मुझे मिलते हैं तो मैं लेके बाहर आउटिंग के लिए जाती हूँ। तुम लास्ट कब गए थे? लास्ट मैं गई थी मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले। ओके। तो हम लोग काफ़ी रेगुलर हैं, तब जहाँ आपको 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है तो हम भाग जाते हैं, और ये शुरू से है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तब एज अ फीमेल लॉयर जो चैलेंजेस फेस किए थे, क्या अभी भी वही सेम सिनारियो है आज के टाइम पे, या उसमें गहरा बदलाव आया है? थोड़ा कम। अब पहले तो क्या होता था, ऐसी पूरी भीड़ में ना 2-3 फीमेल लॉयर्स दिखती थी, और अब तो फीमेल लॉयर्स की भीड़ ज़्यादा दिखती है, क्योंकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि नए जो लॉयर्स आ रहे हैं तो फीमेल लॉयर्स बहुत हैं और इंटर्न्स बहुत हैं। तो इंटर्न्स बहुत हैं, बहुत कंफर्टेबली आती हैं, पर पहले जैसा चार्म नहीं है अब। मतलब वो ना एज अ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर ये बोल लो कि ड्रेसिंग सेंस, या ये कह लें कि अलाइनेंस नहीं है, एलिगेंस नहीं है। उसके बाद सीनियर्स से कैसे बात करना, कितना रेस्पेक्ट देना, वो नहीं है। कोर्ट में कैसे आना, दे आर नॉट अलाउइंग। पहले के जो हमारे जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के भी, वो हमारे यहाँ मेल मेंबर्स को भी टच कर देते थे कि वाई यू आर कमिंग लाइक दिस, वाई डू नॉट पुट योर बियर प्रॉपरली लाइक दिस। बट आजकल तो वो बाल कहाँ जा रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं वाला सीन है। तब तो आपको पता है, इस जॉब को तो मैं अनटच हूँ, लेकिन हाँ चैलेंजेस तो हैं, पर उतने नहीं हैं। अब वो बहुत फ्री है। पहले क्या होता था, हम लोगों के यहाँ पर इतना इंटरनेट नहीं था, तो हमको एक एक बुक को लेकर के नीचे से लाइब्रेरी से सर्च करते थे, केस लॉ सर्च करते थे, उसका प्रिंट आउट मतलब फ़ोटोकॉपीज़ कराते थे, फिर उसको सबमिट करते थे, तो हम उसको पढ़ते थे। और हमारे सीनियर्स हमको बोलते थे कि हाईलाइट करो जो हमको जज को बताना है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब तो कीवर्ड डालते हो आप और उसके साथ में निकल के आ जाता है, प्रिंट देते हो और सबमिट। उसमें भी वो जज का वो बच्चे जो होते हैं वो हमारे पास लेकर आते हैं कि मैडम कहाँ हाईलाइट कर दें, ये स्थिति, क्योंकि दे नॉट वांट टू रीड एट ऑल।
और जहाँ आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ज्ञान मिल ही नहीं रहा है। एक केस लॉ अगर आप कोट करते हो ना, तो उस केस लॉ को अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें कम से कम 10 नए केस लॉ आपको मिलते हैं, क्योंकि जजेस तो साथ में कई सारे केस लॉ को ऐड करेंगे ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरा एक केस है, उसमें 25 केस जुड़े हुए हैं, तो मेरा अगर साइटेशन है तो उसके साथ 25 भी तो जुड़ेंगे। तो आपने जैसे जैन कम्युनिटी का एक केस बताया था कि उसमें 25 और केसेस पेंडिंग थे, तो वो भी आप ही कवर कर रहे हो? नहीं, मैं अभी सारे केसेस कवर नहीं कर रही हूँ, अभी तो मैंने एक ही पिटिशन फाइल किया है। बट हाँ, इसमें कुछ अच्छा ऑर्डर हमें मिलता है तो सारे केसेस उसी के साथ जुड़ जाएंगे, सारे केसेस में सेम ऑर्डर्स हो जाएंगे, ये चीज़ होगी। मैम, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने भी स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस हैं, वो कॉमनली ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं उनके लीगल पार्ट में, जो आपने नोटिस किया हो, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए? बिल्कुल, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स अब आ रहे हैं, क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर देखती हूँ, तो सबसे बड़ी गलती, जैसे मान लीजिए कोई नया इन्वेंशन है, कोई नया बूस्टअप किया आपने, कुछ भी नया बनाया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपी तो कर रहे हैं। देखिए, नया कुछ भी ऐसे डेवलप नहीं होता, हमने उसके आगे बढ़ के कुछ किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पेन था, पेन का कैप चेंज किया होगा, उसका कलर चेंज किया होगा, उसमें थोड़ा सा डायमंड लगाया होगा, कुछ भी नया किया होगा। तो वॉट यू आर डूइंग और मेकिंग, आप उसको रजिस्टर कराओ, सबसे पहली गलती। क्योंकि अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो इसके ऊपर कोई और आएगा, उसको रजिस्टर करा लेगा, तो आपका तो बाईपास हो गया। जो पहले वाला कर चुका है वो गलती आप मत करो। दूसरी चीज़, गुमाश्ता लाइसेंस ही हमेशा रखो। अगर आप FSCI से रिलेटेड हैं, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के रखो। आपका आधार रखो, आपका पैन कार्ड रखो, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर मेंटेन करके रखो, तो ये प्रॉब्लम्स में फंसोगे ही नहीं। GST नंबर लो। हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम का बिल पड़वा देते हैं, GST नहीं लगेगा, यही होता है। और जब भी रिकवरीज निकलती हैं तो वो GST बेचारा उसके ऊपर आता है, फिर हम कच्चा माल में एंट्री ली थी, पक्के में ली थी, ये सब करते रहते हैं, और हमारे जितने भी GST मेंबर्स और ये सब होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जितने भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, पहले थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें। हमेशा अपने आप को रजिस्टर करवा के रखें, रजिस्टर्ड कंपनी रखें। इतने सारे रूल्स हैं, इतनी बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के भी। अगर कहीं आपका पैसा अटकता है तो गवर्नमेंट खुद ओम्बड्समैन बना के बैठी है, कई सारी जगह ओम्बड्समैन है। आपके पास में FSSI की रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो उसके लिए भी एक अलग से ग्रुप बना हुआ है कि वहाँ पर आपको कॉमन शेल्टर में बैठ करके सुलझाव दिया जाएगा और मैटर को सॉल्व किया जाएगा। मीडिएशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब भी आप कोई आज की डेट में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करें किसी के भी साथ, तो प्लीज़ गो विद द आर्बिट्रेशन क्लॉज। उसमें ये डाल दें, कोर्ट कचहरी से बचने का तरीका, आर्बिट्रेशन में आ जाओ, बैठ करके वो समझौता कर लो। जैसे इसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अगर कुछ हुआ तो MSSI है, तो MSME में जाओ। MSME में तो आपको पैसा भी नहीं लगता और इतना अच्छा इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस आता है। जो रिकवरीज़ की प्रॉब्लम आती हैं छोटे छोटे इनको, कि हमने माल दे दिया, पैसा नहीं आया, पोर्ट पे माल अटक गया, ये हो गया, दैट यू कैन सॉल्व फ्रॉम दीज एफर्ट्स। और ये तो आप ही के लिए बनाए हुए हैं। बस मैंने आपको शुरू में भी कहा, पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, और ये तो हम बैठे ही हैं। मैम, कॉर्पोरेट लॉ में एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्शन के लिए कौन से ऐसे कानून हैं जो उनके लिए यूज़फुल हैं, स्पेशली अगर उन्हें रॉन्गफुली टर्मिनेट किया जाता है या उन्हें हरास किया जाता है ऑफिस में? बहुत अच्छी बात कही आपने, इस पर मैंने एक बहुत अच्छा टॉक भी दिया था, शायद आपके लीगल दोस्त पे होगा भी वो। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके ना स्पाइन होते हैं, लेकिन उसका जो हैरेसमेंट के बेनिफिट क्या और लॉसेस क्या वो आप समझें। तो एक तो अगर हम लेडी एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो लेडी एम्प्लॉयज़ को आप 11 बजे के बाद में अगर आप रखते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि नाइट शिफ्ट अलाउड नहीं है, दे आर अलाउड। 10 बजे 11 बजे के बाद में अगर आप नाइट शिफ्ट कराते हो तो उनके यहाँ पर आपके यहाँ पर एक लेडी रिसेप्शनिस्ट होना ज़रूरी है, उनकी पूरी सिक्योरिटी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में अगर उनके सब आप जहाँ पे घर है उनका, वहाँ तक उनको छोड़ने तक की व्यवस्था कराए, ये सब लिखा हुआ है और हम लोगों को उसको फॉलो कराना चाहिए। फिर सेफ्टी का ध्यान रखें, कितने ऐसा नहीं हो कि 10-12 बॉयज़ हों और उसमें एक ही लड़की हो, तो उसका भी एक आकलन दिया हुआ है कि 50-50% दोनों लोग होना चाहिए। तो ऐसे सारे राइट्स हैं। उसके बाद में हैरेसमेंट की जहाँ तक आपने बात करी, तो उसके लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है। इवन अभी आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप किसी लेडी से
कोई भी ट्रैफिक कांस्टेबल 10 बजे के बाद में उसका लाइसेंस भी नहीं मांग सकता, उसको रोक भी नहीं सकता। पता था किसी? नहीं मांग सकता, रोक ही नहीं सकता। ऐसे ही अगर आपको हम इसकी बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयज़ को आप किसी भी एम्प्लॉय को आप इस बात के लिए हैरेस नहीं कर सकती वो ऐसा कर रहा है तो तू ऐसा कर। उसके भी अपने राइट्स हैं, उसके भी अपने नियम हैं। ऐसा नहीं है वो आपके पे नौकरी नहीं कर रहा है, आपका कोई जोन है या मुलाजिम नहीं है कि वो जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा फॉलो करेगा। तो आपके जो वो लिखे हुए हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उसको बड़े प्यार से संभाल के रखो। ये मेरे साथ में हमेशा प्रॉब्लम आती है। क्लाइंट्स आते हैं, उनका कहना है मैडम अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है, उन्होंने कहा था बाद में दे देंगे, फिर उन्होंने हमको सिर्फ वो दिया ऑफ़र लेटर, और ऑफ़र लेटर से हमने ज्वाइन कर लिया। प्लीज़ आस्क फॉर द अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज़ आस्क फॉर द रिलीविंग लेटर। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ बेनिफिट उसमें लिखे हुए हैं तो आपको मिलेंगे, जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो क्या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले लोगे आप? स्पीक अप। ऑफ़र लेटर में कभी भी आपको बेनिफिट नहीं लिखे होते हैं। 3 महीने बाद ऐसा किया जाएगा, 6 महीने बाद ऐसा किया जाएगा, आपको एम्प्लॉय बेनिफिट में ये दिया जाएगा, ऐसा सब कहाँ लिखा होगा? बट ऑब्वियस अपॉइंटमेंट लेटर में ये भी लिखा होता है कि आप कैसे को जॉब को छोड़ सकते हो, कब छोड़ सकते हो, और क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इससे यूजुअली एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर प्राइवेट कंपनीज़ में नहीं देते, ऑफ़र लेटर ज़रूर देते हैं, और आप ऑफ़र लेटर लेके बड़े खुश हो जाते हो, साइन करते हो और ज्वाइन कर लेते हो। तो गो फॉर अपॉइंटमेंट लेटर। मुझे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा उसे मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। पर इन एम्प्लॉयज़ के लिए कोई स्पेसिफिक कोड है, डिपार्टमेंट है, इन्हें कहाँ जाना चाहिए? नहीं, एम्प्लॉयज़ में अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए लेबर कोड खुला है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो फिर कहाँ जाओगे? फिर आप कोर्ट में कंप्लेन करने जाओगे कि मेरे को पैसा नहीं दिया, और अगर कोई हैरेसमेंट हुआ तो आप क्रिमिनल केस बनाओगे, और अगर आपका पैसा नहीं मिला है तो सिविल सूट बनाओगे, और नहीं तो आसपास के किसी भी थाने पर जाके आप अपनी कंप्लेन दायर करें कि मेरे से काम करा लिया और मुझे पैसा नहीं दे रहा। जैसे ही आप कंप्लेन दायर करते तुरंत कार्रवाई होती है। ओके। तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत बुलाया जाता है, होता है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें ज्वाइन किया है, आपके सॉफ्टवेयर डिवीज़न में आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद में सामने वाला जो एम्प्लॉयर है वो आपको उसका बेनिफिट ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसका सब डर है कि इसने बना तो दिया, अभी ऐसा नहीं हो खुद ही कुछ करे, तो आपको उसने बाहर कर दिया, किक आउट कर दिया। फिर आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर तो आपका बनाया हुआ था ना, लेकिन अब उसके ऊपर नाम दूसरे का चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बनाते समय ध्यान रखनी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉम्प्ट रहने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें टर्मिनेशन भी इंक्लूडेड था ना जो आपने बताया? हाँ, टर्मिनेशन भी आता है ना, उसमें लिखा हुआ। अगर आपको टर्मिनेट किया है, रिट्रेंच किया है, तो उसके रीजंस तो असाइन होंगे, या आपको ऐसा बता दिया कि आप एब्सकॉन्ड हो गए हैं, तो एब्सकॉन्ड का आपने नोटिस इशू किया था क्या? कोर्ट आपसे पूछता है, भाई वो आ ही नहीं रहा है 15 दिन से, इसलिए हमने उसको फायर कर दिया। तो आप ऐसे फायर कैसे कर सकते हो जब तक आपने उसको एब्सकॉन्ड का नोटिस नहीं भेजा है? अगर एब्सकॉन्ड के नोटिस के 15 दिन के बाद में भी अगर आपके पास वो नहीं आया है, तो फिर आप उसको बोलो कि हम आपको वार्निंग नोटिस भेजो कि अब हम आपको बाहर कर देंगे। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप डायरेक्टली बाहर नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट को, एम्प्लॉय को। इतने दिन उसने काम किया, रीज़न कुछ भी हो सकता है, किसी के यहाँ कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई है कि वो नहीं आ पा रहा है, तो आप उसको 10 दिन नहीं आने के पीछे आप उसको एस्टिगेट तो नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। तो टर्मिनेशन के पहले आपको एब्सकॉन्ड भी देना है और वार्निंग नोटिस भी देना है, उसके बाद ही यू कैन टर्मिनेट। मैम, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आजकल लोग कानून व्यवस्था को लेकर अवेयर नहीं है? देयर इज़ अ लैक ऑफ अवेयरनेस इन द पीपल, आम जनता के बीच में इस चीज़ को लेकर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग उसको भाषण समझते हैं, पर हम लोग उसको कभी भी अटेंड करना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑनररी करती हूँ, और वुमेन एम्पावरमेंट, फॉर चाइल्ड एम्पावरमेंट, फॉर ये जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ को लेके, ऐसे कई अलग अलग जगह मैं जाती हूँ और करती हूँ। इवन मैंने तो डिफरेंट डम्प्स के लिए भी प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर एक ट्रांसलेटर खड़ा करके, ताकि उनको भी पता चले कि दे आर हैविंग देयर राइट्स। तो ऐसा है कि आपको राइट्स की अवेयरनेस तो खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, और हमारे यहाँ पर वो कमी तो है। हमारे पास में ये भी नहीं पता होता है हमको कि गर्ल्स के पास क्या राइट्स हैं, लेडीज़ के पास क्या राइट्स हैं। क्या कोई आपके यहाँ पर रात को 10 बजे भले ही वो लेडी पुलिस के बिना आकर के आपको अरेस्ट करके लेडी को जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? नोबडी नोज़। वो आया, उसने किया, चला गया, डजेंट मैटर।
तो ये सब चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, और थोड़े से जो भी सोशल पीपल हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और हमें भी और इसके साथ जुड़ना चाहिए। जैसे आप भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बता रहे हैं, इस तरह की वीडियोस डाल रहे हैं, तो ये तो वैसे भी सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर रहा है। आजकल जो यंग लॉयर्स सिविल लॉ स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सिस्टम है। सिविल तो वैसे ही अपने आप में बहुत वास्ट है। सिविल इंक्लूड्स कॉरपोरेट ऑल्सो, सिविल इंक्लूड्स एवरीथिंग। मतलब आपके छोटे छोटे ज़मीन से मैटर से रिलेटेड मैटर हों, चाहे ये आपका ये हों, अपने सिविल से रिलेटेड रिकवरी मैटर्स हों, उसमें बहुत बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आना भी चाहिए, लॉयर्स की कमी है अपने यहाँ भी, अच्छे लॉयर्स की कमी है जो काम करना चाहते हैं। हम आज की जनरेशन को अगर हम देखें तो वो सीधे चेयर पे बैठ के गाड़ी में घूमना चाहते हैं, और कोर्ट जो है ना वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस कोर्ट नहीं है। अगर सीखना है, समझना है, तो आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, यू गो विथ द ट्रायल कोर्ट। आपको सिविल कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ की हियरिंग समझना चाहिए। फाइल का स्टार्ट ही वहाँ से है। अपीलेट बोर्ड है हमारे यहाँ, हाई कोर्ट तो, और सुप्रीम कोर्ट तो और सुपर अपीलेट है। तो वहाँ से आप क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम अभी इस लेवल पर है कि अच्छे लॉयर्स, जैसा आपने बोला कि लॉयर्स की कमी हो रही है, कहा जाए तो अच्छे लॉयर्स की कमी हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं उसमें एजुकेशन सिस्टम की कमी है, या आजकल लोगों में ही उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम की कमी तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, बच्चों में मेहनत की कमी है। बच्चों में मेहनत की कमी है। जितने कम एफर्ट्स में हम लोग पढ़े, और हमारे पास में तो बोलना नहीं चाहिए उतने टीचर्स भी नहीं थे उस समय पर, जब हमने LLM किया, लॉ किया उस समय। और जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की वहाँ तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले टीचर्स भी नहीं थे। कोर्स मटेरियल जो उन्होंने हमें दे दिया था, इफ़ यू आर कंफर्टेबल कि आप खुद पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज जहाँ हम हैं वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इतनी फैसिलिटीज़ अवेल कराते हैं, बट हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ना नहीं चाहते। कहीं ना भी इस पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। मूट कोर्ट्स होती हैं इतनी सारे, हमारे यहाँ पर तो जग्स होते हैं जहाँ बच्चों के जजेस के सामने बैठ कर के भी ट्रेनिंग लेते हैं। फिर उन्होंने इतना अच्छा कोर्स बनाया है कि आपको हर 6 मंथ्स में जा कर के एज अ ट्रेनी काम करना है। मेरे पास ही बच्चे आते हैं तो वो 15 दिन बाद कहते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे दो। तो दे वॉन्ट ओनली द सर्टिफिकेट, दे डोंट वॉन्ट टू स्टडी। आप बोलिए उन्हें रिसर्च करने के लिए, नहीं करते। जैसे आज हम किस केस की बात कर रहे हैं या किसी भी XYZ केस की बात करें, तो यू नीड टू स्टडी। मैंने तो आपको आते से ही कहा कि मैं तो जीनवानी पढ़ के आ रही हूँ, जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैंने देखा ही नहीं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई केस, तो मुझे करना है। तो ये चीज़ ही, इसी को रिसर्च कहते हैं। और अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, अब तो किताबें ऐसे ऐसे करके देखना ही नहीं है, अब तो सिर्फ ऐसे कीवर्ड डालें, क्लिक करें और आ जाएगा। इतना तो करो। उतना भी नहीं कर रहे, नहीं करते। वैसा यूथ बहुत बहुत लिमिटेड है, मैं ये कहूँ तो 5% है ओके, जो काम करना चाहता है। वो तो कॉपी निकाल करके फीस लेने में ही खुश हैं। उनको एकदम से बड़ा बनना है, और ये प्रोफेशन ना मेहनत मांगता है, बहुत मेहनत मांगता सालों की डेडिकेशन लगती है। है। और आपने अगर वो रिसर्च वर्क और ये सारा कुछ अच्छे से किया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट लॉयर हूँ, ओके, है ना। माई हस्बैंड वॉज द फर्स्ट लॉयर इन हिज फैमिली। तो हम लोगों को तो मतलब ये स्टार्ट ही करना था, ऐसा था, बट क्या होता है, और कहीं ना कहीं लोग जानते हैं, तभी आपने मुझे यहाँ बुलाया है एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। मैम, आई होप हमारे व्यूअर्स को हमारा शो देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपने बहुत सारी काम की बातें बताई हैं, वो उनके लिए यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं तो सभी से यही कहूँगी कि प्लीज़ लॉ को अवेयर करें और लॉ को पढ़ें। एटलीस्ट आपको अपने बेनिफिट्स, अपने राइट्स तो पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई होप कि हम दोबारा एक नए एपिसोड में और उसको आगे बढ़ाएंगे, Definitely. और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का ये एपिसोड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
एडवोकेट वर्षा गुप्ता जी ने हमें कानून के बारे में, कानून से रिलेटेड काफ़ी सारी बातों के बारे में बताया, समझाया, जो आई एम श्योर हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ज़रूर काम आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम डेफिनेटली उसके जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट और नए टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ लीगल दोस्त पर।